हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा चलिए, जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि हमारा जो इकोलॉजी है वो कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट मीन्स कि यह कितना इम्पोर्टेंट यूनिट है। और इस यूनिट का हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, बायोडाइवर्सिटी। ओके, और इस चैप्टर में हम लोगों ने कल तक के जो हमारे टॉपिक थे उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा हैबिटेट एंड नीड्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। उसमें हमने क्वेश्चन भी दिया था आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग देते हैं, हैबिटेट। देखिए, हैबिटेट के बारे में सभी लोग जानते हैं। हमारा हैबिटेट क्या है? तो लैंड है, यानी हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। किसी का जो पानी में रहते हैं तो उसका हैबिटेट क्या हुआ? तो वाटर हुआ। और कुछ एयर में रहने वाले हैं तो वो उनका हैबिटेट एयर हुआ। कुछ जो है, अब इस अलग अलग हैबिटेट होने के साथ साथ, जैसे आप देखो जमीन में ही अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं तो बहुत सारे एनिमल टेरेस्ट्रियल हैं। उसमें से कुछ एनिमल जो है वो गुफाओं में रहते हैं, कुछ एनिमल जो है खुले आसमान के नीचे ज़मीन पे रहते हैं, कुछ एनिमल जो है एक छोटा सा कोई पहाड़ वगैरह पेड़ वगैरह पे रहता है। तो ये एक हैबिटेट में भी एक अलग अलग पार्ट है। तो हैबिटेट कहने का मतलब हुआ कि हम कहाँ पे रहते हैं। हमारा एक पार्टिकुलर, किसी भी एक स्पेसिफिक का एक पार्टिकुलर हैबिटेट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर हमारा हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, दैट मीन्स कि हम ज़मीन पे रहते हैं, तो हमारा हैबिटेट जो है वो ज़मीन ही रहेगा। हम वाटर पे जाके नहीं रह सकते, वाटर के अंदर नहीं रह सकते। हमारा हैबिटेट चेंज नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो हैबिटेट हमेशा फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। और एक हैबिटेट के एक पार्टिकुलर पार्ट को, जो उसको रेंज ऑफ टॉलरेंस दिखाता है, जो उसके पार्टिकुलर मूवमेंट को देता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं नीच। तो हैबिटेट एंड नीच में ये डिफरेंस होता है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एक हैबिटेट की, तो हैबिटेट हमारा क्या डेफिनेशन कहता है? तो स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी, स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी वेयर ए कम्युनिटी where a community resides in terms of pond, desert, river, pond, desert, river। ओके, तो देखो यहाँ पर पॉन्ड भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है। कुछ एर्बोरियल होते हैं, कहते हैं गुफाओं में छेद बना के, मान बना के रहने वाले। तो ये अलग अलग क्या हुआ, उनका ये हैबिटेट हुआ। तो इस तरह से आप देखो हैबिटेट में। अब आइए देखते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग पूरा बोलते हैं इकोलॉजिकल नीड्स। अब इकोलॉजिकल नीड्स की अगर बात करें हम लोग, इट इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट, इट इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पार्ट ऑफ हैबिटेट है, यानी नीच जो होता है वो एक हैबिटेट के अंदर का पार्ट है, ना कि हैबिटेट नीच में इंक्लूड होगा, बल्कि नीच हैबिटेट में इंक्लूड हो सकता है। ओके, तो इट इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हैबिटेट occupied by individual of a species which is circumscribed
circumscribed by its range of microclimatic types of food तो ये सब आप देखते चलिए सर, जो नीच है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ पर which is circumscribed, यहाँ circumscribed का मतलब होता है घिरा हुआ, किसी चीज से चारों तरफ से जो घिरा हुआ है उसको कहते हैं circumscribed। तो रेंज ऑफ माइक्रोक्लाइमेट, टाइप्स ऑफ फूड and its availability, shelter, tadpole and frog। Tadpole and frog occupy different niches in early herbivorous later carnivorous amphibians। Niche support a single species, no two species occupy same niche। देख रहे हो तो यहाँ पर तो नीच के बारे में आप देखो, यहाँ पर हमने क्या कह रहे हैं कि पहले तो नीच जो है वो एक हैबिटेट का पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट, वही जो होता है एक हैबिटेट का जो स्पेसिफिक पार्ट है वो नीच है। और यहाँ पर इसके रिलेटेड जो बातें हैं जैसे कि फूड एंड इट्स अवेलेबिलिटी के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है। टैडपोल एंड फ्रॉग ऑक्युपाई डिफरेंट नीच इन अर्ली हर्बोरियस लेटर कार्निवोरस एम्फिबियंस। तो टैडपोल एंड फ्रॉग अर्ली में क्या होते हैं, वो हर्बिवोरस और लेटर कार्निवोरस एम्फिबियंस में कन्वर्ट होते हैं। नीच सपोर्ट ए सिंगल स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज को सपोर्ट करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नो टू स्पीशीज ऑक्युपाई सेम नीच, कि एक कोई नो टू स्पीशीज ऑक्युपाई, दो अलग अलग के स्पीशीज एक ही नीच को ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालता है और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिखते हैं, देखते हैं क्या है। अब बेटा हेडिंग देंगे आप एक बायोम, बायोम की अगर हम लोग बात करते हैं
देखो सबसे पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम लोग अर्थ एंड सन के रे के बारे में। ओके, तो आप देखो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम इधर देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये सन है और इधर हम लोग बनाते हैं अर्थ को। ठीक, अर्थ इस तरह से नहीं, ओवल नहीं, ऑरेंज शेप की तरह थोड़ा होता है अर्थ। यहाँ हो गया 0 डिग्री, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ओके, तो इधर जो आते हैं यह 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, साउथ पोल हो गया 23/2, ये हो गया डिग्री साउथ। इधर 23 × 1/2 डिग्री नॉर्थ। ओके, ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। ये प्लेस को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, इस प्लेस को बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इस पोल को। अब ये जो सन है, तो सन से सन रे निकल रहा है। अब जो पोल होते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों पोल पे टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, यानी 0 डिग्री से भी माइनस में टेम्परेचर होता है। ऐसा क्यों? जबकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होते हैं। दिस इज ड्यू टू यहाँ पर सन का डायरेक्ट रे पड़ता है। ये जो हो गया, ये हो गया आपका, इसको कहते हैं ऑब्लिक रे। तो ऊपर भी ऑब्लिक रे हो गया, नीचे भी ऑब्लिक रे हो गया। ओके, नीचे भी ऑब्लिक रे और ऊपर भी ऑब्लिक रे हो गया। और ये जो यहां पर है, ये हो गया वर्टिकल रे। यहां पर क्या हो गया? ये वर्टिकल रे हो गया। ओके, तो ऑब्लिक रे और ये आपका ऊपर नीचे ऑब्लिक रे और यहाँ पर वर्टिकल इक्वेटर हो गया। ये इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि आखिर इक्वेटर प्लेट पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है और नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले रीजन पे टेम्परेचर इतना कम क्यों होता है। देखो, और यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक टॉपिक और देखना है, हैबिटेट एंड नीड्स में डिफरेंशिएशन दिखना है। तो इसको पहले ड्रॉ करने के पहले वो टॉपिक हम लोग करेंगे। थोड़ा सा ये हेडिंग देने के पहले आपको, क्योंकि आप ये बना लीजिए इसको, वो टॉपिक थोड़ा सा उसको भी डिफरेंस भी पहले हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी आपने हैबिटेट एंड नीड्स को किया है तो लगे हाथ उसी के साथ साथ उनके डिफरेंस का कॉलम भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो पहले इसको, अगर आप पहले इसको भी नहीं करना है, पहले हम लोग उसको करेंगे। बट मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ये आप अच्छे से समझ लो कि सन का रे जब डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, इसलिए इक्वेटर प्लेट पे यानी सन के अर्थ का जो इक्वेटर पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर हाई होंगे, और जैसे जैसे पोल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ, टेम्परेचर उतना लो होते चले जाएंगे। ओके, और दिस इज ड्यू टू द सन रे, जितना ज़्यादा जिस पार्ट पे सन रे जितना ज़्यादा अर्थ के पार्ट में पड़ेगा वह रीजन ज़्यादा हॉट होगा एज कम्पेयर टू
जिस रीजन पे सन रे कम पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पोल होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे सन का रे डायरेक्ट नहीं आता है, और इक्वेटोरियल प्लेट पे सन का रे डायरेक्ट आता है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। तो चूंकि ये चैप्टर ये टॉपिक हम कंप्लीट करने के पहले आपको वो हैबिटेट एंड नीश का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देता हूँ मैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लीजिए, एक तरफ हैबिटेट और दूसरी तरफ नीश या इकोलॉजिकल नीश आप लिख सकते हैं। देखिए क्या कहता है हैबिटेट एंड नीश में, ए हैबिटेट हैव ए नंबर ऑफ नीश। ए हैबिटेट हैव ए नंबर ऑफ niche. A niche does not have a niche does not have component, does not have component. Habitat support a number of species. Habitat support a number of species need support a single species. Single species. A species do not change a species do not change its habitat A species may live in more than one niche. तो यहाँ पर a habitat have a number of niche. Habitat support a number of species. A species do not change its habitat. A species may live in more than one niche. Niche support a single species. A niche do not have component. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि स्पीसीज में लाइव इन मोर देन वन niche. तो अभी इसके पहले क्या बता रहे थे कि किसी भी एक niche में दो स्पीसीज का सेम niche नहीं हो सकता है, दो स्पीसीज का सेम niche नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहना है, स्पीसीज में लाइव, लेकिन एक स्पीसीज एक से ज्यादा niche में हो सकते हैं। एक स्पीसीज का एक से ज्यादा niche हो सकता है, लेकिन दो स्पीसीज का सेम niche नहीं हो सकता है। ये दो बातें क्लियर हो गई। इसके पहले वाली बात और ये बात दोनों इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने के लिए है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट आप तो हैबिटेट एंड निश जो है वो आपने ध्यान में देखा। अब इसके बाद हाँ, तो इसके बाद वही जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था और आपको हेडिंग देना था बायोम। ओके, तो बायोम में हम लोगों ने वो सन का रे जैसे डायरेक्ट जितना एक तिरछा सन का रे जाएगा और एक एकदम स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट वाला जो पड़ेगा सन का रे, जैसे देखो गर्मी के दिनों में जब सन हमारे डायरेक्ट सर के ऊपर होता है, डायरेक्ट सन रे आता है तो हमें वीकनेस और स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिससे डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ठंडी के टाइम में टेम्परेचर कम होने का वजह भी ये है कि सन थोड़े टिल्ट हो जाते हैं। टिल्ट करने का मतलब कि
मॉर्निंग ठंडी के टाइम पे लेट से होता है और इवनिंग बहुत जल्दी हो जाता है, खास करके नॉर्थ के रीजन में, जिसकी वजह से नॉर्थ में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ये बात एक थोड़ा सा ध्यान में आपको एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए है। ओके, अब देखो तो कहते हैं डायग्राम वो जो बनाया था मैंने अभी, यानी इस तरह का जो डायग्राम अभी आपको बना के हमने समझाया था, और ये हो गया अर्थ का। ओके, ये इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर प्लेट है, और ये 0 डिग्री हो गया। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल 23.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, ये हो गया नॉर्थ पोल। यहाँ पे इस तरह से दिखा दिए थे आपको। तो यहाँ पर तो ये तो समझ लो कि अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। ये फोटोसिंथेसिस में आपको टॉपिक में हमने बताया है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। जिस दिन सन की एनर्जी खत्म होगी, आप मान लो लाइफ खत्म होने वाला है। ओके, तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट को लेकर के तब डायग्राम देखेंगे हम लोग। तो सन इज सोर्स ऑफ बोथ light and temperature, light and temperature, rotation of earth, and tilt of its axis, and tilt of its axis cause signal changes, cause signal changes. This variation together with variation in precipitation, rain and snow produce major terrestrial biome of the world, अब देखो तो यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने आपको आज सुबह बोला था कोनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है वह उस रीजन में मिलते हैं, तो उनका जो रेन होने का जो सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर का वहाँ पे रेन होता है, यानी बारिश पूरे मौसम में कितने सेंटीमीटर तक की एवरेज होती है, टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये सब डिपेंड करते हैं। तो उसी के बारे में तो यहाँ पर अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे ये जोन बने हुए हैं। तो बायोम ऑफ द वर्ल्ड यानी टेरेस्ट्रियल बायोम, ठीक है, जैसे एक्वेटिक बायोम होता है, टेरेस्ट्रियल बायोम होते हैं। अगर वही हम लोग डायरेक्ट बायोस्फीयर बोलेंगे तो उसमें तीनों चीज आ जाएंगे। वहां पर हम लोग एक्वेटिक बायोस्फीयर नहीं बोल सकते हैं, एक्वेटिक बायोम बोल सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल बायोम बोल सकते हैं। ओके, तो ये चलो देखिए यहाँ पर हम लोग, तो वो कौन कौन से हैं, तो एक है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। सेकेंड देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फिर थर्ड देखिए
टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड फिर ग्रासलैंड, टुंड्रा और डेजर्ट। ठीक है, ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड डेजर्ट। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपने ये अलग एक टेरेस्ट्रियल बायोम में इस तरह का जो डिवीजन किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर टुंड्रा वाले जो फॉरेस्ट होंगे कम बारिश होगा लेकिन टेम्परेचर काफ़ी लो होगा वहाँ पे, यानी वहाँ पे विंटर सीजन ज़्यादा रहेंगे। उसी तरह आप देखो जैसे प्रेसिपिटेशन की बात करें ना, प्रेसिपिटेशन रेन एंड स्नो, स्नो जितना ज़्यादा होगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा स्नोफॉल होंगे तो वहाँ पे उतना टेम्परेचर कम होंगे। बारिश जितना ज़्यादा होगा, तो ये दो अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर, तो उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और टेरेस्ट्रियल बायोम में यानी जमीनी पे तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट का मतलब आप जानते हो टेम्परेट रीजन, जहाँ पे 17 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से भी है। टेम्परेट रीजन जब भी बोलेंगे, नाम क्यों पड़ा टेम्परेट फॉरेस्ट, क्योंकि टेम्परेट एरिया में होते हैं फॉरेस्ट। तो टेम्परेट एरिया का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कितना हो सकता है। कॉनिफेरस भी आपको शुरू बताया, तो मतलब कल के क्लास में बताया। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वह हो चुकी है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे, तो इसके लिए एक आपके एनसीईआरटी में एक अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, उसको आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। वैसे मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ से या अपने एनसीईआरटी से उसको ड्रॉ करके, उससे क्वेश्चन बहुत होते हैं। वो डायग्राम दे देगा, उसमें से कुछ मिस करके और आपसे उससे क्वेश्चन पूछता है, तो वो डायग्राम को आप अच्छे से याद रखिए, उससे बहुत एमसीक्यू बनते हैं। देखिए उसके बेसिस पे ये अलग अलग मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। के बीच में आ गया है। ओके, उसके बाद में 10 से 25 10
आप सोच रहे हैं सर ये क्या क्या है, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ मैं। यू जस्ट वेट। 5 से 10 के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ, थोड़ा सा गिरा है। अब आप देखिए यहाँ पर इस तरह से ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यह है डेजर्ट का ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, tropical forest, coniferous forest, Arctic and alpine tundra, tropical forest, temperate forest, coniferous forest, Arctic and alpine tundra, grassland और desert। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ तक की अगर बातों को हम लोग करें, ये डायग्राम इस तरह से देने का क्या सेंस है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो इस तरह से ऐसे दिखा रहे हैं डेजर्ट में, आपको ध्यान देखो, दिस इज द रेन इन सेंटीमीटर, और इधर वाला जो है वो टेम्परेचर है। यानी डेजर्ट का जो है वो टेम्परेचर देखो कितना हाई तक है, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक में है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि डेजर्ट जो है वो हाई टेम्परेट रीजन में मिलता है, यानी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, और रेन कितना कम है, यानी प्रेसिपिटेशन रेन का कितना है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच का रेंज में है। इसीलिए यह देखो इधर नहीं गया है। जबकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का देखो किस रेंज से आ रहा है वो, तो बोला 200-250 के बीच से स्टार्ट होकर के और 450 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन तक पहुंच रहा है। तो ये जो है वो दो चीज के रेंज से हैं, यानी ये जो इस तरह से जैसे आप आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा के लिए, तो देखो रेंज जो है काफी कम है, टेम्परेचर बेलो में है, -15 से -10 डिग्री सेल्सियस के रेंज के बीच में इसको लाया गया है। यहाँ तक दिखाया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस से कम का है। और टेम्परेचर रेंज जो है वो देखो कितना कम सेंटीमीटर तक, एनुअल यानी साल का ये है कि एवरेज साल का एनुअल टेम्परेचर इतना तक रहता है। तो ये पूरे चीज का डिफरेंट करने का तरीका हुआ, दैट मींस ये जो है वो ये दिखाता है कि आखिर कितने टेम्परेचर पे कितना सारा चीज ये कौन कौन से हैं। तो ये डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये टेम्परेट फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा। और इसी तरह का सेम जो है वो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी में भी सेम ऐसा ही आपका ये चीज होगा। ओके, तो यहाँ तक की जो है वो पूरी बातें जो है वो कंप्लीट। अब देखो इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको 1 से 2 बार खुद से अपने आप से प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा। जब ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तभी जा करके आपको थोड़ा सा क्या होगा, आपको मान लो कि क्या करेगा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या करेगा, पूछ देगा आपसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनुअल रेन प्रेसिपिटेशन। तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हैं, या आपको पूरा डायग्राम देगा क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसको जो है वो रेंज जो है चेंज करके और इधर तक दिखा देगा कितना
100 से 150 तक इधर ला करके दिखा देगा। अब आप क्या करोगे, जब तक आपको इसका एक्चुअल ये डायग्राम अगर दिमाग में नहीं रह सकता है तब तक आप जो है इसको अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो आपको, और ये सभी क्या है, बायोम के, टेरेस्ट्रियल बायोम के अलग अलग रीजन को दिखा रहे हैं हम लोग। यानी ये टेरेस्ट्रियल बायोम में कितने अलग अलग, ये अलग अलग क्या है, ये किस बेसिस पर अलग हो रहे हैं, डेजर्ट दैट मींस जहाँ पे टेम्परेचर हाई है और रेन भी कम है। लेकिन यहाँ पर आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा के बारे में आपसे पूछ देगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर, रेन दोनों में कम है, लेकिन एक में टेम्परेचर काफी बिलो होता है और एक में टेम्परेचर काफी हाई होते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है -15 से 10 डिग्री सेल्सियस में, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो +5 से ऊपर और 30 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तक में मिलते हैं। तो ये इस रेंज से है, यानी एनुअल पूरे साल का जो एवरेज टेम्परेचर का है उसके रेंज पर निकाला गया है। और ये भी पूरे साल का जो एनुअल जो रेन प्रेसिपिटेशन है उसके, यानी कितने सेंटीमीटर तक की एवरेज पूरे साल में बारिश होती है, उसके बेसिस पे ये निकाला गया है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम उसी के बेसिस पर है, आपको इसी को लेकर के चलना है। अब हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या करना है, तो जैसे डेजर्ट में क्या होता है, ग्रास लैंड, हम लोग पूरा कॉलम बना करके, पूरा कॉलम बना लेंगे और पूरा कॉलम बना करके बारी बारी सबको हम लोग लिखेंगे कि आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में, कोनिफेरस फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में, ये सब में क्या क्या, यानी वही चीज़ आपको वहाँ पे पूरा हम एक कॉलम बना करके देंगे कि बारिश कितनी होती है वहाँ पर, टेम्परेचर कितना रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को उसमें वहाँ पर लेकर के चलना होगा। अब हम लोग को अगले क्लास में यही सारी चीज़ें जो है वो बार बार सबका कॉलम बना करके लेंगे हम लोग, और तब उसके बाद अलग अलग डिफरेंस बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं वो करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ तक की जो बातें हैं वो हम लोगों ने कर लिया है, और अगले क्लास में हम लोग इसी को करेंगे। हाँ, ये डायग्राम को जरूर से आप 1 से 2 बार तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि इससे MCQ के नंबर ज़्यादा रहते हैं, तो आपको इसके MCQ का प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में AC के आगे की जो बातें, ये जो फॉरेस्ट के बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम के अलग अलग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।